मैं सोनिका गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है आर्टिस्ट कॉर्नर। आर्टिस्ट कॉर्नर सीरीज हमने आर्टिस्ट के लिए स्टार्ट करी है। अगर आपको लिखना पसंद है, गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, तो आप भी इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक अवार्ड विनिंग ऑथर कोमल गुप्ता जी। कोमल गुप्ता जी, आपका आर्टिस्ट कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिका, आपने इस सेशन के लिए बुलाया एंड बहुत खुशी हो रही है एंड इट्स एक सुंदर मौका है शेयर करने का जो मेरे विचार हैं आपके साथ एंड बहुत खुशी है आज यहाँ होने की। शुक्रिया। ओके, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी डिस्कशन शुरू करने से पहले कि मैम शी हैज बीन bestowed मोर देन 20 अवार्ड्स। उनको 20 से भी कहीं ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है अपनी आर्टिस्टिक जर्नी के लिए। तो मैम, सबसे पहले आपकी आर्टिस्ट जर्नी शुरू करने से पहले जानना चाहते हैं, आप एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दीजिए अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके की परवरिश हुई, बचपन कैसा बीता, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका। जी मैम। हाँ जी, मैं पंजाब की हूँ, पंजाबी, born in लुधियाना एंड जी। पढ़ाई मेरे पिताजी बैंक जॉब में थे, तो ट्रांसफर हर जगह होती, तो जो स्टडीज वगैरह स्कूल भी बहुत अटेंड किए अलग अलग जगहों पर। सो मेरी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, काफी वेरिड रही है, काफी डिफरेंट रही है, अलग रही है अलग अलग प्रांतों में। तो अब मैं जब सोचती हूँ उसके बारे में, मे बी शायद इसके कारण मेरी राइटिंग में उसकी झलक मिलती है। एंड मैंने आई हैव डन माय बीकॉम ऑनर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस राजस्थान यूनिवर्सिटी से एंड मैं एक मॉन्टेसरी ट्रेनर भी रही हूँ, प्रिंसिपल रही हूँ मॉन्टेसरी इंटरनेशनल प्री स्कूल गुड़गांव में। एंड बीच में ब्रेक ले लिया, जैसे कहते हैं कि शादी हो गई, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो गई, बीच में जॉब करती रही अलग अलग जगह, फिर फाइनली आई स्टार्टेड ये लिखना शुरू किया अपना। कम से कम 10 साल पहले लिखना शुरू किया, पोइट्री से स्टार्ट किया एंड फिर 4 साल पहले एक पुरस्कार जीता मैंने मिराकी पे, जिसका थीम था समय। तो वहां से फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि शायद चलो रिकॉग्निशन मिली, लोगों ने पढ़ा एंड अवार्ड मिला। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी बुक्स पब्लिश की और प्लेटफॉर्म पे लिखना शुरू किया एंड अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिख के, अलग अलग वॉलंटियरिंग करके अब यहाँ तक पहुंचे हैं एंड अच्छा सफर रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिला एंड यही कहूंगी कि जर्नी बहुत सही रही है मेरी एंड इट्स बीन नाइस, अच्छा लगा है। ओके, तो आपकी हॉबीज क्या क्या है लिखने के अलावा, और आपको क्या क्या पसंद है? शुरू से बचपन से हॉबीज तो मेरी पढ़ने की रही हैं कि बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने। मेरे पिताजी जहाँ भी जाते थे तो वहां से इतने बड़े बड़े बंडल्स बुक के ला के मेरे पास रख देते कि पढ़ो इसको, कुछ भी पढ़ो। और अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती थी, लाइक एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जो उस टाइम पे छोटे होते कुछ समझ में नहीं आती थी, फिर भी पढ़ती थी, जस्ट कि पढ़ना है, रीडिंग करनी है। तो कॉमिक बुक्स, स्टोरी बुक्स, तो वो रीडिंग का शौक तो शुरू से ही रहा है, बचपन से था। ओके। बचपन से रहा है और इतना रहा है कि राइटिंग का भी रहा है। आई यूज टू, मैं छोटे होते जो न्यूज़पेपर में कॉमिक स्ट्रिप्स आती थी ना, उनको काट के कलेक्ट करके एक वो स्टेपल करके ना उनकी कॉमिक, अपनी कॉमिक बुक बनाती थी। छोटे छोटे इतने इतने मेरे पास बंडल्स होते थे। सो वो एक तरह का कहते हैं विजुअलाइजेशन हो सकता है फॉर माय राइटिंग अब जो मैं करती हूँ। और म्यूजिक का बहुत शौक है, गाती वगैरह नहीं हूँ, सुनने का बहुत शौक है, और वो भी इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी। एंड सबसे बड़ी हॉबी में क्या, मेरे लिए दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है, अपने आप ट्रैवल को करना। समझना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, दूसरे लोगों से मिलना है, उनके साथ चलना है। तो एट इस स्टेज पे लाइफ पे इट इज, ये है मेरी सबसे बड़ी हॉबी
शुरू से रही है, अब ज़्यादा हो गई है। जैसे अब लिखते हैं, लेखिका बन गए हैं, कवित्री बन गए हैं। हुँ, सो हुँ, ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, बाकी तो बस छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसके सामने। अपने आप को हुँ, समझना आई थिंक इज़ द बिगेस्ट हॉबी, सबसे बड़ी चीज़ है। हुँ। हाँ जी। और किसी भी आर्टिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे या फिर वो सिंगिंग भी करता है, डांसिंग करता है या किसी को लिखने हुँ, का शौक है, तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके अंदर यही होती है कि वो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, अपनी आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, तभी हाँ लोग जी। उनकी आर्ट को इतना पसंद करते हैं, इतना एप्रिशिएट हुँ, करते हैं। ओके हाँ मैम, जी। आपकी 2 बुक्स जो हैं पब्लिश हो चुकी हैं। फर्स्ट हुँ, ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। पोएट्री शुक्रिया। की 2 बुक्स आपने पब्लिश करवाई हैं। एक 2017 में मैम की बुक पब्लिश हुई है, सिलुएट वर्ड्स एंड मूनफ्लावर्स, एंड 2019 में मैम की एक दूसरी पोएट्री की बुक पब्लिश हुई है। उन पर बात करने से पहले कब ये थॉट आपके माइंड में क्लिक किया कि मुझे अब लिखना है, और कैसे उसके लिए टाइम निकाला आपने? हाँ जी, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो यही पूछना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी पहले? शुरुआत बिल्कुल। यही कि अंदर से, अब बचपन से पढ़ रहे हैं, अ, तो अंदर से सभी कहते हैं आवाज़ सी आती, वर्ड्स जैसे होते हैं ना, शब्द जो होते हैं वो निकलने के लिए होते हैं कि अब लिखा हुँ, जाए। तो आई थिंक एक हुँ, आर्टिस्ट के लिए, एक राइटर के लिए, लेखक के लिए आई थिंक वो एक टिपिंग पॉइंट नहीं होता कि बस हुँ, अब शुरू किया जाए। तो वही हुँ, अर्ज सी थी कि अब लिखना शुरू करें, इतने ख़्याल आ रहे हैं, तो हुँ, जर्नलिंग स्टार्ट कर ली, राइटिंग हुँ, स्टार्ट कर ली। वहाँ से हुँ, स्टार्ट हुआ है, 4 पंक्तियों से स्टार्ट हुआ। वॉटपैड पे हुँ, मैंने लिखना शुरू किया, एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। मेरे बेटे ने हुँ, इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे को कि मम्मी इस पे हुँ, आप लिखना शुरू करो, एंड वहाँ से स्टार्ट किया, 4-4 पंक्तियाँ, और वहाँ रिकॉग्निशन हुँ, काफ़ी मिला। काफ़ी ओके। फॉलोअर्स भी बहुत हुए, रिकॉग्निशन भी काफ़ी मिला, एंड ये था स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वॉटपैड पे। टिल हुँ, तब तक जब तक मुझे अवार्ड नहीं मिला मिराकी से, वो जो थीम थी हुँ, टाइम की वहाँ हुँ, से। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और जैसे मैंने बताया आपको, एंड हुँ, देन आई स्टार्टेड, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, फिर ये बुक्स छपी, हुँ, एंड यस, ये है ज़रूर कि आप व्हेन यू आर मैरिड और आपकी दूसरी लाइफ होती है, आपको इतना समय नहीं मिलता है। पर आप जब आपका जी, मन होता है, आप टाइम निकाल लेते हो। बेशक रात के 12 हुँ, बजे हो, 1 बजे हो, हुँ, खाना बनाते हुँ, हो, आप लिखोगे। हुँ, अपने मोबाइल पे हुँ, टाइप कर लोगे, कहीं पेन पेंसिल रखा, आपने कागज़ रखा, हुँ, वहाँ रख लोगे। वो कागज़ बटोर के आप कहीं रख लोगे, बाद में देख लोगे कि ये लिखा था, इसको कंटिन्यू करते। तो समय निकालने की हुँ, बात है। इच्छा की बात है, हुँ, आपके अंदर में कितनी लगन है उसको अपने हुनर को बढ़ाने की। तो हुँ। ये ये थी पीछे की जो बैकग्राउंड तो है आप लिखने की। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा आपने बताया कि आप खाना बनाते-बनाते आपके माइंड में 2 लाइन्स आ गई हैं, तो आप उनको लिख लोगे। फिर तो क्या आपने ऐसा ही किया था या फिर अब आप कैसे लिखती थी? ऐसे ही किया है मैंने, सारा काम ऐसे ही खत्म किया करके रात को हुँ, 9:30 बजे, 10 बजे काम खत्म हो गया, आप बैठ गए अपने मोबाइल पे या डायरी लेके और लिखना शुरू कर दिया हुँ, आपने। क्योंकि लिखना है हुँ, आपने, आपका मन है, आप प्रॉम्प्ट्स देखोगे, आप हुँ, बाकी चीज़ें पढ़ोगे जो दूसरे लोग लिख रहे हैं, एंड आप हुँ, लिखोगे क्योंकि आप में अंदर से आवाज़ सी हुँ, आती है एज़ अ राइटर। एक हुँ, कॉलिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक जी, पुकार सी होती है कि ये जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी सोच विचार है, उसको निकालो, और वो अपने लिए भी उस बहुत अच्छा हुँ, होता है। हुँ, एज़ जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। दिस इज़ डिस्ट्रेस करता है, बिल्कुल। हुँ, स्ट्रेस करता है आपको, आपको लाइट करता है, आपके हुँ, नज़रिए को बदलता है, आप दुनिया अलग तरीके से देखते हो, आप हुँ, नई चीज़ों को पहचानते हो दूसरे लोगों में, और अपने के अंदर जो आपकी भाव है, वो भी आप पहचानते हो। तो हुँ, मेरे हिसाब से एक लेखक होना, एक कवियत्री होना बहुत अच्छी बात है, एंड इतनी खुशी होती है कि ये मैंने जर्नी स्टार्ट की और अभी तक मज़ा आ रहा हुँ, है, अभी तक एन्जॉय कर रहे हैं हुँ, प्रोसेस को। सो हुँ।
हाँ जी। ओके, राइटिंग के सफर में अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं पब्लिशर को देखना होता है कि आपकी बुक कहीं पे कोई पब्लिशर मिल जाए और उसको पब्लिशिंग मिले, हाँ जी। ताकि लोग आपको जाने, वो चीजें स्प्रेड हों, उस हुँ। आर्टिस्टिक जर्नी जो है वो सही मायनों में उसको वो वैल्यू मिले जो मिलनी चाहिए। तो हुँ, वो हुँ। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? पब्लिशर कैसे मिले अपनी बुक्स के लिए? किस तरीके की जर्नी रही? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। पब्लिशिंग के लिए मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। हुँ, मैंने पब्लिशर को अप्रोच किया, तो ड्राफ्ट्स हुँ, जैसे होते हैं, जो प्रोसेस होता है, काफ़ी ईज़ी रहा है बिकॉज़ हुँ, मेरे को लगता है कि मैं जो मेरा काम था, इट वाज़ रियली गुड, वर्थ हुँ, पब्लिशिंग जैसे होते हैं हुँ, एंड बड़ी स्मूथ सी, बड़ी आसान सी जर्नी रही है एंड हुँ, बाद में मार्केटिंग जैसे होती है, पब्लिसिटी जैसे होती है, बहुत हुँ, अच्छी तरह से हुई है एंड हुँ, हमने भी की है। हम अब सोशल मीडिया पे आए फिर अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए जी, वर्ल्ड बुक फेयर, प्रगति मैदान में भी जाके हमने किए हैं, हुँ, एग्ज़िबिशन्स की हैं, कलकत्ते में भी हुई हैं एग्ज़िबिशन्स। सो इट्स बी हुँ, अच्छी जर्नी रही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रही है एंड हुँ, अब इसके आगे जो भी बुक्स होंगी, जो भी लिखना होगा, तो फिर हुँ, अगेन वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, पब्लिशर ढूँढने जी, का। हाँ, तो हुँ। अच्छी रही है जर्नी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही मेरे को कभी। ओके, कितने लोगों को अप्रोच किया जब आपका ये पब्लिशर फाइनल हुआ? जिनके यहाँ पे आपकी बुक पब्लिश हुई? आई थिंक 2 और 2 या 3, 2 एंड 2 2 या और 3 3? पब्लिश, हाँ। फिर ड्राफ्ट ओके, वगैरह जो नए देखते लोग हैं। हैं इस फील्ड में, जो हाँ जी। लिखते हैं, जिनको लिखना पसंद है और वो चाहते हैं कि उनकी बुक पब्लिश हो, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? सी आजकल बेस्ट है अनलेस ऑफ कोर्स आप हुँ, नॉन फिक्शन लिख रहे हो या हुँ, चिल्ड्रन की बुक लिख रहे हो आजकल के टाइम में, देन यू हुँ, अप्रोच ट्रेडिशनल पब्लिशर्स फॉर हुँ, दिस। अदरवाइज इतने एवेन्यूज खुल गए हैं सेल्फ पब्लिशिंग पे, इतने हुँ, प्लेटफॉर्म हैं, किंडल है, आपका मीडियम है, अलग-अलग तरह के वॉटपैड है, इतनी हुँ, इतने जैसे बोलते हैं ना एवेन्यूज खुल गए हैं, सो फॉर अ न्यू राइटर अगर उसने हुँ, स्टार्ट करना है तो इन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, अपनी फॉलोइंग बिल्ड अप करें, देन अप्रोच अ जी, ट्रेडिशनल पब्लिशर लेटर ऑन, ड्राफ्ट हुँ, आपने दो एंड सम पीपल कई लोग तो बहुत अच्छा करते हैं, इतने उनकी फॉलोइंग हुँ, हो जाती है, इतने पॉपुलर हो जाते हैं, जो यंग क्राउड है उनको हुँ, मार्केटिंग भी आती है, सोशल मीडिया हुँ, सावी होते हैं, सब कुछ आता है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत आसान हो गया है रादर देन 10 हुँ, इयर्स अगो। तो हुँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये स्टोरी मिरर है, वॉटपैड है, मीडियम है, सबसे हुँ, ज्यादा लिंक्डइन पे आप लिखना शुरू कर दो। हुँ, लिंक्डइन जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इतने सारे राइटर्स हैं, वहाँ लिखना शुरू कर दो, वहाँ लोग इतने फेमस हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट एक हुँ, सवाल है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हुँ, आप यॉरकोट पे लिखना शुरू करो, लोग इतने फेमस हैं, वहाँ लोगों ने बुक्स छापी हैं, प्लेटफॉर्म्स खुद ही हुँ, पब्लिशिंग देते हैं, तो जो राइटर्स हुँ, राइजिंग होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, उनको खुद ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ पब्लिश कीजिए बुक्स, हुँ, और फिर उनके प्लेटफॉर्म पे ही बिकती हैं, रॉयल्टी मिलती है हुँ, विदाउट एनी कट्स। तो आजकल तो हुँ, लिखने का जो माहौल है वो तो बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड इट हुँ, इज वेरी गुड फॉर यंग राइटर्स एंड अपकमिंग राइटर्स जो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। हुँ, पॉसिबिलिटीज तो अनलिमिटेड है, यही शेयर हुँ। करना चाहती थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम आपने बताए, जो नए लोग हैं उनको काफी सारी हेल्प मिलेगी। ओके, आपकी हूँ। बुक्स पे आते हैं। आपकी फर्स्ट बुक जो सिलुएट वर्ड्स एंड मून फ्लावर्स के बारे में बताइए मैम। और हाँ जी, उसमें से जो आपका बेस्ट है, जो आपका फेवरेट पोयम है, वो आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ जी। मैं बुक भी दिखा देती हूँ आपको। जी ये है, बिल्कुल। दिस इज द बुक ऑफ सिलुएट बर्ड्स एंड मून फ्लावर्स। अम, हम्म, दिस इज ये पहली किताब थी जो मैंने लिखी है एंड हम्म, अब इसका जो मीनिंग है सिलुएट बर्ड्स एंड मून फ्लावर्स, इसका भी मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। जी अ, जी। तो अब जैसे हम लेखक हैं, हम लिखते हैं शब्द। अब हम्म, शब्द क्या है? एक ठोस चीज है, एक लकीर के ऊपर लाइंस जैसे हम बोलते हैं। हम्म, आप जर्नलिंग करते हैं, आप डायरी लिखते हैं, आप इवन अगर आप मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट पे,
तो इनवेरिएबली नीचे लकीर होती है, शब्द ठोस है। अब उसकी जो छाया है शब्द की, अब आपने शब्द बनाया है तो वो छाया जो उसकी बनती है शब्द की, जो उसकी आकृति है, सिलुएट जैसे हम बोलते हैं, छाया आकृति, वो क्या है? आपने शब्द तो लिख दिया, अब उसकी छाया में आपके भाव हैं, आपके इमोशन है, आपके जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, आपका जो भूतकाल, आपका जो प्रेजेंट है या जो आपका भविष्य है, वो झलकता है, उसकी आकार है आपके शब्द के आसपास। तो वो सिलुएट हुआ, वो छाया आकृति हुई आपकी सोच विचार की, जो उस शब्द के आसपास है। एंड यही मैंने दर्शाना चाहा है कि हम जब लिखते हैं तो हमारे आगे पीछे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो परछाइयां, मैं शैडोज बोलना चाहती हूँ, जो परछाइयां हम लेके चलते हैं, वो इन शब्दों के अंदर है, हमारे एक्सपीरियंसेस के। तो यही पोइट्री लिखी है। एंड मैं एक दो लाइंस पढ़ के सुनाती हूँ कि थोड़ी इंग्लिश में, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसमें। अब जैसे सिलुएट of words and moonflowers explores life silhouetted in expression, existence and experience। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो हम जीवन जी रहे हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे पर बीती है, उनके बारे में ये शब्द है। ये शब्द कैन हेल्प यू, आपको रिफ्लेक्ट करने में, सोचने में मजबूर करते हैं। जैसे हर कवि का, कवित्री का, लेखिका का एम क्या होता है कि आपके अंदर वो विचार आए, जो मेरे विचार है वो आपको समझ आए, आपके साथ रेजोनेट करें, कहीं आपके अंतर्मन में जाके लगे कि हाँ ये है। तो यही कोशिश की है मैंने, शब्दों के साथ सिलुएट लगाने की, अपने एक्सपीरियंस की, अपने लाइफ की। सो एक पोएम पढ़ देती हूँ इसमें से। इसमें एक पेपर बोट, जैसे कागज की कश्ती है, वो एक नदी पे जा रही है रात को, वो क्या देखती है? ठीक है, इसका टाइटल है अनसीन सीन, अनदेखा देखा, अगर हिंदी में बोलेंगे तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। एंड सो जो पेपर बोट कहती है, कागज की कश्ती कहती है, इट इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, said the paper boat, as it cruised down the stream, sailing past lovers in a tiff, a drunk man lost and adrift, a child crying hungry, another sleeping safe in a mother's arms, a girl sobbing her heart out, a lost lover or dreams, no doubt. Silent hamlets unlit and dark, morose cemeteries, raucous pubs, moonlit shadows chasing souls, the darkness lending a hand, mists that hid more secrets than a dead man's chest, the play of night and day, chasing each other way. और कश्ती फिर ये सोचती, द पेपर बोट थिंक्स कि इतना कुछ है देखने को, देयर इज सो मच टू सी दैट मीट्स द आई, पर कोई नो वन केयर्स टू सी, व्हाई? तो एक छोटी सी कागज की किश्ती, आप अपने आप को समझ लीजिए, आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आपने किसको देखा? तो इसमें पेपर बोट सिलुएट है, आपका सिलुएट है पेपर बोट के शब्द में। जो सिलुएट वर्ड है, पेपर बोट इज यू, सिलुएटेड। उसने क्या देखा? एक आदमी ने पी के एक तरफ गिरा हुआ है, एक लड़की कहीं बैठ के रो रही है, शायद कुछ हुआ होगा उसके घर में, या उसके प्रेमिका के साथ उसकी लड़ाई हुई होगी। एक बच्चा कहीं बैठा रो रहा है भूख के मारे, एक बच्चा अपनी माँ के आंचल में आराम से सो रहा है। तो ये कंट्रास्ट जो है लाइफ का, ये दर्शाया है मैंने इसके अंदर। एंड इस अंत में यही पेपर बोट ये कहती है कि इतना कुछ है देखने को जो अनदिखा है, वो कोई क्यों नहीं देखता है, क्यों? तो ये इस पोएम का जिस्ट है। तो ये एक एज अ पोएट, एज अ कवि, ये मैंने दर्शाया है इस पोएम के अंदर।
कि जो अनदेखा हम कर देते हैं, जो सामने है, एज दे से कि ना इन राइट इन प्लेन साइट, आपको दिख रहा है वो है नहीं, कुछ और है, आपने समझने की कोशिश की। तो यही है इस पोएम का जो सारांश जैसे कहते हैं। सो एक ये शेयर किया मैंने आपके साथ। और ये इस हिस्ट्री वक्त पे रही है आर्टिस्ट की, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं अपनी आंखों से, वो हमेशा आर्टिस्ट ने अपनी कविताओं और अपने राइटिंग्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया है अपनी पोएम को। जी मैम, जी, आप और कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं दूसरी बुक ले लेती हूँ अपनी, वर्सेस ऑफ टाइम। जी। हम्म। दिस दिस इज द सेकंड बुक, वर्सेस ऑफ टाइम। सो हम्म। ये भी बहुत स्पेशल किताब है, ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल किताब है, बिकॉज इस पे मैंने समय पे लिखा है, टाइम पे, विच इज नॉट हम्म। बीन रिटन मच, ज्यादा लोगों ने लिखा नहीं है इसके बारे में। अब टाइम को हम्म। कैसे दर्शाया है इसके अंदर। अब टाइम, हम्म। जैसे मैं बैठी हूँ, मैं भी वक्त हम्म। हूँ, इस टाइम हम्म। कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं भी वक्त हूँ, आप भी वहां बैठी हैं, आप भी समय हम्म। हैं इस हम्म। मोमेंट में। आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, तो हम हम्म। भी टाइम है, हमारे भी टाइम लाइन्स हैं। तो इन्हीं हम्म। एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को लेके, आपको या हम्म। किसी और को लेके, मैंने हम्म। टाइम को दर्शाया है। टाइम को एक दोस्त भी बनाया है, टाइम को एक लवर भी बनाया है, टाइम हम्म। को एक कागज की कश्ती भी बनाई है, टाइम को हम्म। भूत भी बनाया है, टाइम को टूटा हुआ दिल भी बनाया है। मतलब टाइम हर हम्म। जगह है। हम लिखते हैं, अगर हम लिख भी रहे हैं, वो भी वक्त है। हम्म। नहीं, इज़न्ट इट, सब कुछ वक्त है इस टाइम पे। हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम, वक्त बिल्कुल। हमारे लिए। हम्म। वो कहते हैं कि ना कि आपने टाइम अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को ढालना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। हम्म। क्या है ये सारा वक्त? हम्म। सो हम्म। अपने आप को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए और अपने जो दुनिया में आपकी जो जगह है उसको समझने के लिए वक्त का समझना बहुत जरूरी है। और इसमें मैंने वक्त को दोस्त भी बनाया जो आपको समझा रहा है। अगर आपका दिल भी टूटा है, अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है, तो एंड हम्म। अंत में, मुझे कहते हैं ना हम्म। कि टनल के एंड में लाइट है, नया सवेरा हम्म। होगा, नया सूरज हम्म। उगेगा। तो हम्म। वक्त भी वही है, वक्त है ही वही। अंधेरे से लेके सुबह के भोर तक जब लाइट आती है, ये भी जिंदगी है, एक एक्सपीरियंस है, ये भी जिंदगी है। कि हिम्मत मत हारना, मैं वक्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक जगह पे अपने डटे रहो, अपने कार्य पे जो कर रहे हो करते रहो। आपका दिन जरूर आएगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके अरमान पूरे होंगे, आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होंगी। पर हिम्मत मत हारना। तो इसमें छोटे-छोटे मैंने लिखे हैं, ज़्यादा लंबी पोएम नहीं है, तो मैं पढ़ के जी, सुनाती हूँ आपको 1-2। बिल्कुल, आपकी कल्पनाओं के सफर पर बिल्कुल हम आपके साथ चलना चाहेंगे मैम। बहुत ही हाँ जी, खूबसूरती से आपने इसका वर्णन किया है। जी। हाँ जी। तो इसमें काफ़ी थीम्स हैं, जैसे मैंने हुँ। समझाया हुँ। आपको। वक़्त एक पेपर बोट भी हो सकता है, वक़्त हँस भी सकता है, वक़्त हँसाता भी है, वक़्त प्यार है, वक़्त हुँ। एक इंद्रधनुष भी है। तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, लेट मी जस्ट रीड। जी, बिल्कुल। ये सबसे पहली पोएम है, इन द बिगिनिंग, हुँ। टाइम अ जर्नी। सो मैं पहले पढ़ के देन आई एक्सप्लेन। हुँ। टाइम इज अस, you and me. हुँ। It is hard to see, but you have to believe. Made up of fragments of our lives, pieces हुँ। wound up in moments, seconds, minutes, and days that follow us on our way. As we go through the motions, it lays the foundations of each of our steps in ether or space, on the ground or soundlessly in the mind, for ourselves to find our journey's end. So इसमें मैंने बताया कि जो वक्त है वो आप और हम हैं। हुँ। हम घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में जो जा रहे हैं, एक एक कदम जो रख रहे हैं, बेशक वो स्पेस में हो, बेशक वो ईथर या आपकी इमेजिनेशन में, हुँ। वो आप अपनी नींव रख रहे हो,
अपने जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी ड्रीम्स है, उनको पूरा करने के लिए। तो ये नींव की बात टाइम हमारा नींव बन गया थ्रू द मोमेंट्स ऑफ टाइम। किस लिए? ताकि हम अपने आप को पा सकें, अपने आप को समझ सकें, दूसरे हमारे जो परिवारजन है, हमारे दोस्त हैं, उनको भी समझ सकें, और अपनी जर्नी जब तक हमारा समय है अच्छी तरह से बताएं। जैसे कहते हैं सक्सेसफुली उसको खत्म करें, एंड करें, और कोई जैसी ऐसी कोई बात ना हो जिंदगी में जो रह जाए मन में पूरी तरह हो। वो वक्त है, वक्त ये कह रहा है, वक्त ये कह रहा है कि वक्त मैं और आप हूं बोथ। सो एक तो ये है, एंड एक और मैं पढ़ देती हूँ। ये ख्याल कहाँ से आया आपको कि वक्त को अपना दोस्त, अपना लवर, अपना सब कुछ बनाया जा सकता है और उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है? ये आई डोंट नो, मैं आपको एक बताती हूँ। ये जब मैंने लिखना शुरू किया तो होली का फेस्टिवल था, एंड तब ख्याल आया मेरे को कि वक्त क्या है? रंग है, जो रंग हम छिड़कते हैं दूसरे के ऊपर, वो भी एक तरह का आपने किसी के ऊपर रंग छिड़का तो वो वक्त ही छिड़का ना, आपने अपना भाव डाल के छिड़का, वो मोमेंट में फ्रीज कर गया। आपने लाल डाला किसी के ऊपर, आपने पीला डाला, अपने सोच करके, जैसे हम डालते हैं अपने प्रियजनों के ऊपर, और वो रंग फैलते कितने सुंदर लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं अगर आप देखो सबको। तो तब मुझे ख्याल आया कि ये भी तो वक्त है। तो अगर ये वक्त है तो बाकी चीजें वक्त क्यों नहीं है? Why isn't everything time? Then तब रियलाइज हुआ कि सब कुछ एवरीथिंग इज टाइम। तो तब मैंने ये थीम स्टार्ट की, एंड वॉटपैड पे लिखना शुरू किया, तो इतना पॉपुलर हुआ, ये इतने इसके रीड्स आए, इतना इसकी प्रशंसा हुई। फिर मुझे लगा यार समथिंग मे बी किसी के साथ, किसी के मन को छू गया, रेजोनेट कर गया। सो दैट्स वेयर दिस स्टार्टेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मे बी, जैसे कहते हैं ना, हम इंडियंस में स्पिरिचुअलिटी है, हमारी धरती के अंदर एक विजडम है, हमारे अंदर, आपके में, आप में भी है, हमारे में भी है। तो उसको किसी तरह से छू के, समझ के शब्दों में डालना, वो हम सब में है। वी आर ब्लेसेड एज अ नेशन, ब्लेसेड एज सिटीजन्स ऑफ सच अ ग्रेट कंट्री, कि ये स्पिरिचुअलिटी की जो कहते हैं ना थ्रेड, एक धागा जो है, वो आई थिंक हमारी राइटिंग में निकल आता है। So that's why I'm very proud of this, of my book. I could maybe in some way represent that great ancient spirituality that we have as Indians, as Bharatvasis, as they say, in us. So this book, I like to think कि एक celebration है उस चीज का। इसी तरह से मैं इसको देखती हूँ। और ये अब मैंने दूसरी में पढ़ती हूँ आपके पोएम। वक्त को मैंने मॉर्टल्स बोला है, इंसान जिसका टाइमलाइन है, जन्म से लेके मृत्यु तक हम ये हैं। टाइम क्या है? सो टाइम इज क्वाइट, टाइम इज साइलेंट, टाइम इज अ रिवराइन फ्लो, relentless, remorseless, sleepless, restless, ageless, and infinite. Finite are we, in our fragile shells, tossed back and forth for all we are worth. Mere mortals, a jigsaw of jumbled stories running against the tide to bide and hide from the realities of our lives. तो इसमें मैंने वक्त को एक, जैसे बोलते हैं ना, रिवर, एक दरिया बोला है, जो बहती जाती है, बहती जाती, किसी के लिए नहीं रुकती है। ना तो उसको किसी के लिए सहमति है, ना किसी के लिए प्यार है, वो अपने बहेगी, आप जो मर्जी कर लो, वो तो बहती जाएगी, बहती जाएगी। और कमजोर कौन है इसमें? हम कमजोर लोग हैं, जो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं क्या ये शरीर है, इसका नाश हो जाना है एक दिन। तो नहीं, घमंड में ही घूमते रहते हैं, घमंड में ही घूमते रहते हैं अपने अंदर। हाँ, कभी इधर कुछ हो गया तो रो लिया, कुछ हो गया तो हंस लिया। पर वक्त को कुछ नहीं है, आप रो लो, हंस लो,
आपका टाइमलाइन है, आप पैदा हुए हो, आप एक दिन खत्म हो जाओगे, ये शरीर नाश हो जाएगा। तो ये टाइम को मैंने बताया, एक टाइम वो है जो बहता जा रहा है, एक हम है जो खत्म हो जाएगा। सो ये कंट्रास्ट दिखाया है मैंने इस पोएम के अंदर। एंड अगेन मैं फिर बोलूंगी, ये वही स्पिरिचुअलिटी है जो हमारे अंदर बहती है, जो हमारे अंदर जैसे बचपन से हम जो पढ़ते हैं, इतने रामायण महाभारत कहानियां पढ़ते हैं इतनी सारी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रह जाती है, हम पहचाने ना पहचाने पर जिंदगी की एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो निकलेगा। तो आपने पूछा था ना वो कहाँ से निकलता है, मे बी ये स्पार्क था, मे बी दिस वाज द स्पार्क। तो उससे ये किताबें निकल आई, और लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं आजकल, इतनी माइथोलॉजीज की बुक है, हम रीडिस्कवर कर रहे हैं वो सारा, और इसमें बड़ी खुशी होती है मेरे को। बस यही बताना था आपकी खुशी। जब एक आर्टिस्ट अपनी जर्नी बता रहा है, जैसे आज पहली बार ये फर्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का, और मैं भी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर कि बहुत सारे आर्टिस्ट इस सीरीज से जुड़े। तो जब जी आर्टिस्ट अपनी कहानी बताते हैं या फिर अपनी लिखी हुई कृतियों का वर्णन करते हैं, तो उनके चेहरे का ग्लो, उनके चेहरे की खूबसूरती, वो खुशी, उसमें जीना जो ओनर अभी मैं महसूस कर रही हूँ, शायद आप नहीं कर सकते हैं। एज अ व्यूवर, जैसे मैं यहाँ से बैठ के आपको सुन रही हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, तो इट्स अ वेरी ब्लेस्ड फील बुक्स का। आई थिंक ये फैमिली ओरिएंटेड है, आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। वक्त हाँ के जी बारे में जो टॉपिक आपने इसको दिया है, वर्सेस ऑफ टाइम, हाँ और जी दोनों बुक्स, ओके, दोनों बुक्स आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखी हैं, राइट? तो किस ऑडियंस को टारगेट करके लिखी है, या फिर बस अपने मन के भावों को बुक्स में उतारना था? जो पहली ऐसा कुछ किताब है, था दिमाग में जब जब आप लिख रहे थे कि नहीं, ये मैं फैमिली के लिए लिख रही हूँ, या फिर ये मैं यंग लोगों के लिए लिख रही हूँ, ऐसा कुछ चल रहा था? जो पहली किताब है ऑफ सिल्हूट बर्ड्स एंड मूनफ्लावर्स, वो तो बस हम्म, मैंने बुक बनानी थी, नो ऑडियंस इन माइंड, बिकॉज आई वॉज वेरी हम्म, हैप्पी। मैंने ये वॉटपैड से निकाल के अपनी पोइम्स डाली जो लिखी थी मैंने वहां पर। वर्सेस हम्म, ऑफ टाइम वाज डिफरेंट, ये अलग थी। दिस हम्म, बिकॉज ये वक्त ऐसी चीज है जो फैमिली को भी अफेक्ट करती है, आपके फ्रेंड्स को अफेक्ट करती है। तो यस, ये एक फैमिली ओरिएंटेड बुक है। इसके जो पैराग्राफ्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, ज्यादा लंबे नहीं हैं, एंड हम्म, समझने में भी आसानी होती है। एंड हम्म, तो दिस वाज मोर, ये फैमिली परिवार के लिए किताब लिखी है। और अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वही कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी, थॉट प्रोसेस हम्म, चेंज होगा आपका। हम्म, आप अपने आप को भी समझोगे, वक्त को भी समझोगे, देन आप रियलाइज करोगे कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए हम्म, एक एक मोमेंट आपका लाइफ का। गुस्सा भी आ रहा हो तब भी अप्रिशिएट कीजिए कि कुछ किसी ने चलो प्यार से कुछ कह दिया, गुस्से से कह दिया, तो हम्म, स्टिल अप्रिशिएट दैट यू, वो फीलिंग आप महसूस कर हम्म, रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो उसमें। दुखी हो जाइए, पूरी तरह से समा जाइए दुख में, पर उसमें से उभर के आइए आप। जैसे कहते हैं ना, सूरज उगता अगले दिन, ऐसे होगी। जी। यही यही है। ओके, तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए मैम इस प्लेटफॉर्म से, कि अगर किसी को ये बुक्स परचेज करनी हो, पढ़नी हो, तो कहाँ से वो लोग कर सकते हैं, कहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल है? ये दोनों अमेज़न पे हैं। यू कैन इसमें सर्च हम्म, करके, अमेज़न पे, हम्म, फ्लिपकार्ट, ज़ोरबा हम्म, बुक्स, ये सारे हम्म, प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। तो यू कैन ऑलवेज़ वहाँ से खरीद सकते हैं। किंडल वर्ज़न भी है, पेपरबैक वर्ज़न भी है, और फ्री डाउनलोड भी होता है। जब फेस्टिवल्स होते हैं तो फ्री डाउनलोड भी होता है। तो हम्म, प्लीज़ इनको पढ़िए, एंड देन रिव्यूज़ लिखिए, एंड आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपने 2 बुक्स लिखे हैं, इसके अलावा भी आप ब्लॉगिंग्स करते हैं, राइट? हाँ व्हाट्स जी। योर फिलॉसफी बिहाइंड द राइटिंग, वो आप बताइए। फिलॉसफी, अब इतनी देर हो गई लिखते हुए, तो हम्म, फिलॉसफी सबसे पहले तो अपनी तरफ है, अपने आप को समझना। जब आप लिखते हो, आप अपने आप को हम्म, समझ रहे हो। आप दूसरों के लिए लिखते हो, आप उनको समझ रहे हो, ठीक है? जब आपको कोई somebody gives you feedback or something, कुछ लिखते हैं आपके बारे में, तो आपके ऊपर उनकी समझ की लाइट आती है,
ठीक है? जो आपके अंदर अंधेरा है आपकी सोच का, वो भी जाता है। तो फिलॉसफी ये है कि एक-दूसरे से सीखना। पैंडेमिक हुआ है, कितना लोगों ने सफ़र किया है, मेंटल हेल्थ सफ़र किया है। तो शेयर करो, शेयर योर स्टोरीज़, अपनी जो कहानियाँ हैं, अपने विचार हैं, आपको पता नहीं किसको वो हेल्प करे। अभी वो एक्चुअली। चेंज हो चुका है, वो फ्रॉम दैट सेल्फिशनेस जो पहले थी ना कि अपने लिए लिखते हैं, अब वो नज़रिया चेंज हो गया, अब दूसरों के लिए लिखते हो आप, अपने लिए भी लिखते हो। तो जो हीलिंग जर्नी है, जो गिव एंड टेक है, वो है मेरी फिलॉसफी राइट नाउ। दैट इज द मेन फिलॉसफी। ये पिछले 2 साल में सोच में भी बदलाव आ गया, सारी दुनिया में बदलाव आ गया, तो हमें भी चेंज करना चाहिए अपने आप को एज राइटर्स। वी शुड। लोग बहुत अकेले हैं आजकल, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ राइटर, ये है फिलॉसफी राइट नाउ। हाँ जी। Who is your inspiration in your life? आप खुद इतने इंस्पायरिंग हैं और इतनी इंस्पायरिंग कहानी आपने अपनी बुक के द्वारा हमें हमारे तक पहुंचाने की कोशिश भी करी है। तो हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? इंस्पिरेशन, मैं तो कहूँगी सब कुछ, एवरीथिंग इज इंस्पायरिंग फॉर मी। मेनली इंस्पिरेशन मेरे को मिला है फ्रॉम जो किताबें पढ़ी हैं शुरू-शुरू में। मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी हैं। हमारी फैमिली में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी है। अ, मेरे पिताजी भी लिखते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल ब्लॉग्स भी लिखते हैं एंड वो इंस्पिरेशन रही है क्योंकि छोटी उम्र से पढ़ा है, तो उस टाइम समझ तो आया नहीं कि क्या पढ़ा, पर वो कहीं न कहीं दिमाग में इम्प्रिंट रह गया, कहीं न रह कहीं। गया। हाँ, सो मेबी जैसे बड़े होते गए, तो वो ख्याल जैसे होते हैं ना चेंज होते रहते हैं एंड देन आप अपने आप को समझना शुरू करते हो। तो एक वो इंस्पिरेशन है। जैसे मैंने बोला हमारी एंशिएंट विज़डम है हमारे अंदर जो अंदर की समझ है हमारे इंडियंस में जो स्पेशल है व्हिच इज़ वेरी बहुत ख़ास है दुनिया में और मैं फिर से कहूँगी मुझे बहुत गर्व होता है एक भारतीय होने का, एक यहाँ की भूमि में जन्म लेने का एंड इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत है, यही बहुत इंस्पायर करती है। हमारे तरह सोचने का तरीका ही अलग है दुनिया को देखने का, अगर देखा जाए। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज अ कल्चरल कंट्री, इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी हाँ खूबियां जी, हैं, आई थिंक किसी देश में खूबियाँ देखने इतनी को नहीं हम मिली। उस टाइम पे इतनी हमारी तरक्की थी, अभी भी है, तो वो कहीं न कहीं हमारे में है ना। तो ये आई थिंक मेरे अंदर सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। जो मेरे राइटिंग्स और मेरे लिखने में आती हैं एंड वो होते हैं, उससे भी इंस्पायर होते हैं। तो यही इंस्पिरेशन है एंड इंस्पायरिंग दूसरी इंस्पिरेशन मे बी टू लीव अ लेगेसी आल्सो बिहाइंड, कुछ छोड़ के जाना। हर किसी को ये होता है कि जाना तो है ही एक दिन, तो कुछ छोड़ के जाएँ, जो लिख के जाएँ। तो यही इंस्पायर करता है, कुछ अच्छा करके जाएँ, बिगेस्ट इंस्पिरेशन। ओके। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और हुँ, थैंक यू अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी आर्टिस्टिक जर्नी हमारे साथ शेयर करी। वाइंड अप करने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि एज अ राइटर आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जो भी सपने हैं ना आपके, उनको पूरा कीजिए, छोड़िए मत। पीछे नहीं छोड़ना, लगे रहना। जस्ट कि लगे रहो, एक-एक छोटे-छोटे कदम लेते रहो, पर करते रहना जो मन में है। मन में वो बात रह ना जाए आपकी। अगर कोई भी गोल है आपका, लिखने का या पढ़ाई का या आर्टिस्ट बनने का, बेशक आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हों, थोड़ा टाइम निकाल के, आपको पता नहीं वो आगे जाके या उस समय में आपको कितना चेंज कर दें, आपकी लाइफ़ को कितना चेंज करें। तो उम्मीद मत छोड़ना, होप मत छोड़ना, अपने में विश्वास मत छोड़ना। बस यही कहूँगी। ये आप अपने लिए आपके लिए भी गिफ्ट है, दूसरों के लिए भी गिफ्ट है। दूसरों के लिए भी ये सोचने का आता है कि इन्होंने भी किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो अपने ड्रीम्स मत छोड़ना, अपने ख्वाब मत छोड़ना और लगे रहो, मैं तो कहूँगी जस्ट गो फॉर इट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच कोमल जी अगेन एंड जाने से पहले आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि आर्टिस्टिक जर्नी जितना फले फूले इसमें मुझे आपके साथ की और जरूरत है कि
जितने लोग इससे जुड़े और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। एक कम्युनिटी हम लोग बनाएँगे, सारे आर्टिस्ट को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ। सब एक-दूसरे से कनेक्ट करें, सब एक-दूसरे को जानें। इस हमारे साथ शेयर करें। यही आपसे विनती है। इसी के साथ आज फर्स्ट एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और आर्टिस्टिक जर्नी के साथ। तब तक आप भी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।